मर रहे थे और दूसरी तरफ 1877 में वायसराय लॉर्ड लिटन दिल्ली में रानी विक्टोरिया के सम्मान में एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहा था, जहां शराब और पकवानों की नदियां बह रही थीं। यह दृश्य नीरो के बांसुरी बजाने जैसा था। जब रोम जल रहा था, लूट और भूख के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के आत्मसम्मान को भी कुचल दिया था। अब वे भारत में मेहमान नहीं बल्कि मालिक थे। क्लबों और पार्कों के बाहर तख्तियां लटकी होती थीं। कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। रेल के डिब्बों में भारतीयों को अंग्रेजों के सामने बैठने की अनुमति नहीं थी। अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा नीति के जरिए एक ऐसा वर्ग तैयार करने की कोशिश की जो रंग और रूप में भारतीय हो, लेकिन सोच और नैतिकता में अंग्रेज हो। उनका मकसद ऐसे क्लर्क बाबू पैदा करना था जो उनके प्रशासन को चला सके, न कि ऐसे नागरिक जो सवाल पूछ सके। इतना अत्याचार सहने के बाद भारत की धरती अब कांपने लगी थी। किसानों का गुस्सा, राजाओं का खोया हुआ राज्य, सैनिकों का अपमान और आम आदमी की भूख, यह सब बारूद के ढेर की तरह जमा हो रहा था। लोगों को समझ आ गया था कि ये विदेशी शासक उनके कभी नहीं हो सकते। यह अंधकार का युग अपने चरम पर था और जैसा कि कहा जाता है, रात जितनी काली होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। भारत के सीने में दबी यह आग अब ज्वालामुखी बनकर फटने वाली थी। 1857 की क्रांति हालांकि कुचल दी गई थी, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। 19वीं सदी का अंत होते होते कांग्रेस की स्थापना और नए विचारकों के उदय ने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दे दी थी। सदी बदल रही थी और उसके साथ बदल रहा था भारत का मिजाज। अब भारत वह लाचार देश नहीं था जो केवल सहना जानता था। 1857 की क्रांति, जिसे अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह कहकर खारिज कर दिया था, दरअसल वह आजादी की पहली सामूहिक हुंकार थी। मंगल पांडे की बंदूक से निकली उस एक गोली ने बैरकपुर में जो चिंगारी जलाई, उसने रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कुंवर सिंह जैसे सूरमाओं के जरिए पूरे उत्तर भारत को जला दिया था। भले ही अंग्रेजों ने उस विद्रोह को अपनी क्रूरता से दबा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह सीधे ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया का शासन लागू कर दिया, लेकिन भारतीयों के दिलों से डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। 20वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को और तेज कर दिया। 1905 में बंगाल का विभाजन इसी साजिश का हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों की क्रूरता की सारी हदें तब पार हो गयी जब बैसाखी का दिन आया। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे लोग, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। तभी जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां पहुंचा। उसने बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद किया और बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे दिया। 10 मिनट तक गोलियां बरसती रहीं। वहां की मिट्टी खून से लाल हो गई, कुआं लाशों से भर गया। इस नरसंहार ने भारत की अंतरात्मा को झकझोर दिया। अब भारत सुधार नहीं चाहता था, अब उसे पूर्ण स्वराज्य चाहिए था। इस घटना ने एक 12 साल के बच्चे भगत सिंह के मन में क्रांति के बीज बो दिए और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे शांत कवियों को भी अपनी सर की उपाधि लौटाने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान आजादी की लड़ाई दो धाराओं में बहने लगी। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जो लाठी और सत्य के सहारे एक ऐसा युद्ध लड़ रहे थे जिसमें हथियार नहीं उठते थे। उनका असहयोग आंदोलन और दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह अंग्रेजों के लिए पहेली बन गए थे। अंग्रेज गोलियां चला सकते थे, लेकिन उन निहत्थे लोगों का क्या करते जो हंसते हंसते जेल जाने को तैयार थे। गांधी जी ने आम आदमी को यह एहसास दिलाया कि मुट्ठी भर अंग्रेज करोड़ों भारतीयों पर तभी तक राज कर रहे हैं जब तक हम उन्हें करने दे रहे हैं। दूसरी तरफ थे वे दीवाने जो अपनी जवानी देश पर कुर्बान करने को बेताब थे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और राम प्रसाद बिस्मिल। इनका मानना था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। काकोरी में सरकारी खजाना लूटने से लेकर असेंबली में बम फेंकने तक इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। जब 23 साल के भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उनकी शहादत ने देश के हर युवा को बारूद बना दिया। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर की सेना ब्रिटेन पर कहर बरपा रही थी। अंग्रेज कमजोर पड़ रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए भारत के शेर सुभाष चंद्र बोस देश से बाहर निकले। उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने जापान और जर्मनी की मदद से आजाद हिंद फौज को फिर से खड़ा किया। जब INA के सैनिक कदम कदम बढ़ाए जा गाते हुए बर्मा म्यांमार के रास्ते भारत की ओर बढ़े तो ब्रिटिश भारतीय सेना के अंदर भी बगावत की लहर दौड़ गई। अंग्रेजों को सबसे बड़ा झटका 1946 में लगा जब बम्बई मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी नौसेना का विद्रोह हुआ। भारतीय सैनिकों ने
जहाजों पर से यूनियन जैक उतार फेंका और तिरंगा फहरा दिया। अब अंग्रेजों को यकीन हो गया था कि वे सेना के दम पर भी भारत को नहीं दबा सकते। ब्रिटेन खुद युद्ध में इतना बर्बाद हो चुका था कि उसके पास अब भारत जैसे विशाल देश को संभालने की न तो ताकत थी और न ही पैसा। आखिरकार वह समय आ गया जिसका सदियों से इंतजार था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन को अंतिम वायसराय बनाकर भारत भेजा गया ताकि सत्ता का हस्तांतरण किया जा सके। लेकिन जाते जाते भी अंग्रेज भारत को एक ऐसा जख्म दे गए जो कभी नहीं भरेगा। विभाजन। देश को धर्म के नाम पर दो टुकड़ों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। नक्शे पर खींची गई रेड क्लिफ लाइन ने दिलों को भी बांट दिया। आजादी का जश्न तो था, लेकिन साथ में दंगों की चीखें भी थीं। लाखों लोग बेघर हुए, ट्रेनें लाशों से भरकर आईं। यह आजादी की बहुत भारी कीमत थी। 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारत अपनी जिंदगी और आजादी की ओर जाग रहा था। दिल्ली के लाल किले से यूनियन जैक उतारा गया और शान से तिरंगा फहराया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया। वे अंग्रेज जो 350 साल पहले एक तराजू लेकर सूरत के तट पर भीख मांगने आए थे, आज अपने जहाज लेकर वापस लौट रहे थे। वे अपने पीछे एक ऐसा देश छोड़ गए थे जो आर्थिक रूप से कंगाल था, सामाजिक रूप से बंटा हुआ था, लेकिन जो अब आजाद था। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज का इतिहास हमें सिखाता है कि जब हम अपने घर के झगड़ों में उलझते हैं तो बाहरी शक्तियाँ उसका फायदा उठाती हैं। भारत को सोने की चिड़िया से एक गरीब देश बनाने वाले अंग्रेज चले गए, लेकिन वे अपने पीछे लोकतंत्र, रेलवे और एक ऐसा राष्ट्र छोड़ गए जिसने अपनी राख से दोबारा उठना सीखा। आज भारत फिर से विश्व पटल पर एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है, लेकिन इतिहास के उन पन्नों को याद रखना जरूरी है ताकि हम अपनी आजादी का मोल कभी न भूलें।